एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2023 की जो परीक्षा होने वाली है उसके एप्लीकेशन स्टेटस आ चुके हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों के एप्लीकेशन निरस्त कर दिए गए हैं। और उसका रीजन जो बताया गया है वो है कि उनकी जो पिक्चर है वो बहुत ही ब्लर आ रही है, यानी क्लियर नहीं है। और सिग्नेचर जो है, यानी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके सिग्नेचर बहुत छोटे रूप में है जिससे वो क्लियर नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थियों के एप्लीकेशन निरस्त कर दिए गए हैं। तो वो लोग अभी इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, अगर उनकी सभी चीजें क्लियर हैं तो एप्लीकेशन देकर उसको वो करेक्ट करवा सकते हैं। और आप सभी की जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 में आए हुए हिंदी विषय के जो प्रश्न हैं, जो 100 नंबर के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। और ये सभी आपको, जो आपने अभी तक तैयारी की है उसमें आपको मदद करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि बचे हुए समय में आप उसी तरीके से और ज्यादा प्रश्नों की अभ्यास कर सकें। प्रश्न देखने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके पैटर्न की। तो जो परीक्षा पैटर्न है एसएससी जीएसटी का, उसमें 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 200 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। और यह जो प्रश्न पत्र होता है, यानी पहला प्रश्न पत्र जो होता है वो पूरी तरीके से वैकल्पिक होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि दूसरा पेपर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। और ये जो परीक्षा होने वाली है 16 अक्टूबर को, ये है इसकी प्री परीक्षा। इसमें 100 नंबर के इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 नंबर में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे हिंदी के प्रश्नों की। ये जो 100 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनसे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं। और इसके लिए ये 200 प्रश्नों के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। तो आप बात करते हैं कि प्रश्नों की। ये एसएससी जीएसटी का पेपर फर्स्ट है 2022 का। अब देखते हैं कि इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, गोद में बैठकर आंख में उंगली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। और आप सभी जानते हैं कि 100 जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें वर्तनी से संबंधित, वाक्य शुद्धि से संबंधित, वाक्य संरचना, मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द विचार, गद्यांश, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो है मुहावरे और लोकोक्तियों से। और एक लोकोक्ति दी गई है, गोद में बैठकर आंख में अंगुली। तो इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है यहाँ पर दूसरा, भला करने पर दुष्टता। यानी गोद में बैठकर आंख में उंगली यानी भला करने पर दुष्टता। तो ये सभी इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। अब देखो यहाँ पर वाक्य संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य संरचना से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको सही वाक्य संरचना पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, रीता ने फल निकाला टोकरी से अपने हाथ से। यानी एक वाक्य है जिसको खंड में विभाजित किया गया है और उसका सही क्रम बताना है। तो ऐसे वाक्य के लिए किस प्रकार से सही क्रम लगाया जाता है। सबसे पहले संबोधन होते हैं। संबोधन, अगर वाक्य में संबोधन है तो सबसे पहले हम संबोधन शब्द लिखेंगे। इसके बाद है कर्ता का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अधिकरण जो कारक होता है उसका यूज किया जाता है अगर वाक्य में है। इसके बाद अगर हम बात करें अधिकरण के बाद संबंध का प्रयोग करेंगे, संबंध कारक का। फिर इसके बाद अपादान आएगा। इसके बाद संप्रदान का प्रयोग करेंगे। फिर करण आता है और इसके बाद कर्म आता है। कर्म के बाद आप सभी जानते हैं कि हिंदी वाक्य है तो उसके बाद क्रिया आएगा। तो क्रिया सबसे लास्ट में होती है, सभी जानते हैं। तो इस तरीके से ये वाक्य का एक क्रम होता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसी प्रकार से सारे वाक्य जो होते हैं उनका सही क्रम आप बना सकते हैं। अब वाक्य में जिस तरीके के कारक लगे होंगे उसी तरीके से क्रम में उसको हम व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संबोधन। तो संबोधन इस वाक्य में नहीं है तो हमारा आएगा सबसे पहले कर्ता। कर्ता वह होता है जो क्रिया करता है, यानी निकालने का काम किसने किया है, रीता ने। तो ये होगा सबसे पहले। इसके बाद फिर है अधिकरण। अधिकरण यानी जहां पर क्रिया की जाती है, यहाँ पर अधिकरण नहीं दिया हुआ है। इसके बाद है संबंध। संबंध के बाद अपादान। और अपादान यहाँ पर क्या है कि टोकरी से, रीता ने टोकरी से, तो 2 नंबर पर ये हो जाएगा आपका टोकरी से। अपादान का प्रयोग करेंगे क्योंकि अधिकरण और संबंध यहाँ पर नहीं है। इसके बाद संप्रदान भी नहीं है। और फिर आता है करण, यानी क्रिया जिसके द्वारा की जाती है। कैसे निकाला है, उसने अपने हाथ से, तो 3rd नंबर पर ये हो जाएगा। और इसके बाद सबसे लास्ट में
कर्म और क्रिया होंगे। तो कर्म यहाँ पर फल है और निकालना एक क्रिया है, तो ये लास्ट में चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो हमारा जो क्रम होगा वाक्य का वो होगा पहला, फिर यहाँ पर ये तीसरे नंबर वाला होगा दूसरे नंबर पर, और इस तरीके से क्रम बना लेंगे और इसका सही उत्तर जो आएगा वो होगा पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। यानी पहले नंबर पर पहला, फिर तीसरे नंबर पर जो लिखा है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा और सही वाक्य बन जाएगा रीता ने टोकरी से अपने हाथ से फल निकाला। यानी ये कर्म, क्रिया लास्ट में, सबसे पहले कर्ता, और जो यहाँ पर अन्य शब्द हैं वो इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित किए जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण और महाप्राण, ये व्यंजन डिवाइड होते हैं दो तरीके से, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन व्यंजन को बोलते समय कम समय लगता है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण, और जिसमें अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं महाप्राण। तो जो अल्प प्राण होते हैं व्यंजन वो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जबकि दूसरा और चौथा जो वर्गीय व्यंजन होते हैं वो कहलाते हैं महाप्राण। तो यहाँ पर अगर इसका सही उत्तर देखें तो इसका जो सही उत्तर है वो है चौथा नंबर, क्योंकि ये पहला वर्ण है, यानी प्रत्येक वर्ग के जो होंगे पहले वर्ण वो इसमें आते हैं। अब यहाँ पर इसका डिटेल भी दिया गया है कि पहला जो होता है प्रत्येक वर्ग का, तीसरा वर्ण जो होता है और पांचवा वर्ण जो होता है, और साथ में अंतःस्थ जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं अल्प प्राण, जबकि जो ये दूसरा और जो चौथा होगा वो होंगे महाप्राण। साथ में यहाँ पर ऊष्म व्यंजन को भी लिया जाता है महाप्राण में, तो ऊष्म व्यंजन और दूसरा और चौथा वर्ण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग के वो होते हैं महाप्राण। इसके बाद हम आगे बात करें अगले प्रश्न को, तो अगला प्रश्न है चूहा बिल से बाहर निकला। अब इसमें कारक बताना है कि कारक क्या है। अगर कर्ता कारक होता तो यहाँ पर चूहा की बात होती, लेकिन बिल से बाहर निकलना, जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो वहां पर होता है अपादान, और इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पहला। अगले प्रश्न में वर्तनी से प्रश्न पूछा गया है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? आकांक्षा बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, फिर है उपलक्ष्य, फिर है निरीह। निरीह गलत है क्योंकि शब्द जो निरीह है उसमें रा में बड़ी ई की मात्रा लगनी चाहिए, तो इस तरीके से निरीह होना चाहिए। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है तीसरा विकल्प। अब है यहाँ पर संधि से प्रश्न। संधि विच्छेद भी पूछे जाते हैं, आपको संधि विच्छेद पढ़ाया गया है, आप उसको रिवीजन कर लीजिए क्योंकि आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और संधि से प्रश्न जो है कि कपि जमा ईस कौन सा शब्द बनेगा? तो जब ई और ई मिलते हैं तो बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसा जो मिलान होता है कि बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा उ की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं दीर्घ संधि। तो यहाँ पर ई और ई मिलकर बड़ी ई में हो जाएंगे, तो कपि जमा ईश क्या हो जाएगा? कपीश, यानी तीसरा विकल्प सही होगा। और अगर हम बात करें कि ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। इसके बाद है एकाएक में कौन सा समास है? समास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके कोर्स में समास की वीडियो, समास के बहुत सारे क्वेश्चन और समास की क्लास भी आपको दी गई है, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शब्द है एकाएक, तो एकाएक में कौन सा समास है? तो समास 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से अव्यय भाव समास का उदाहरण होगा एकाएक, क्योंकि अगर एक ही शब्द दोबारा से आ जाते हैं, ऐसे शब्द जो होते हैं वो अव्यय भाव समास के उदाहरण होते हैं। जैसे एकाएक हो गया, इसी तरीके से और भी शब्द होते हैं जैसे हाथों हाथ, रातों रात, ऐसे शब्द जो होते हैं एग्जाम्पल, वो अव्यय भाव समास के होते हैं, जहां पर एक ही शब्द दोबारा से आ जाता है, यानी दोनों जो पद होते हैं वो एक ही शब्द होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि कारागृह से भाग कैदी निकला एक, इस तरीके से, और इसका भी सही क्रम बताना है, यानी वाक्य संरचना से ही प्रश्न है। और इसमें बताया गया है कि क्रम संख्या 1 और 2 के बाद आपको सही क्रम लगाना है, 1 और 2 क्रम से ही रहेंगे। तो यहाँ पर क्रम क्या होगा? कारागृह से। इसके बाद आपको सही तरीके से वाक्य की संरचना करना है, तो इसके बाद हम वैसे ही इसको बनाएंगे, यानी सबसे पहले कर्ता आएगा, तो सबसे पहले क्रम संख्या 1 और इसके बाद फिर 2 होगा, तो कारागृह से, तो ये हमारा लिखा ही रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्रम से लगाना है, तो क्रम के बाद यहाँ पर क्या होगा? कारागृह से एक कैदी, यानी 6वें जो नंबर है वो इसके बाद लिखा जाएगा, तो 1 2 और फिर ये 6वां नंबर होगा, तो ये 3 नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कैदी 4थे नंबर पर
और भाग निकला, भाग आ जाएगा 5वें नंबर पर और ये हो जाएगा 6वें नंबर पर। तो इस तरीके से इसको क्रम लगाएंगे और इसका जो सही उत्तर आएगा वो होगा यहाँ पर पहला। और वाक्य बन जाएगा कारागृह से एक कैदी भाग निकला। अगला प्रश्न जो है वो विलोम शब्द से है। विलोम शब्द यहाँ पर बताना है पराजय शब्द का। पराजय का विलोम शब्द जो होगा वो होगा विजय। यहाँ पर जय भी लिखा हो सकता है कि जय का उल्टा क्या होता है, पराजय। जय और विजय एक ही शब्द होते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा तीसरा। अगला प्रश्न जो है वो वाक्य शुद्ध से लेकर है कि यहाँ पर आपको सही वाक्य बताना है जो शुद्ध हो। तो पहला वाक्य लिखा है कि हमें कितनी कष्टों का सहना पड़ा, ये गलत है। आप लिंग वचन कारक इस तरीके से इसका मिलान करेंगे तो ये अशुद्ध तरीके से लिखा हुआ है, हमें कितने कष्ट सहने पड़े, तो ये बिल्कुल सही वाक्य है। इसके बाद हमें कितने कष्टों को सहने पड़े, तो यहाँ पर कष्टों नहीं आएगा, बहुवचन कष्ट का नहीं बनेगा यहाँ पर। और अगला जो विकल्प है हमें कितने कष्टों को सहना पड़ा, ये भी गलत है। तो चारों में से देखा जाए तो दूसरा जो वाक्य है हमें कितने कष्ट सहने पड़े, ये शुद्ध होगा। इसके बाद फिर है अगला प्रश्न और उसमें बहुवचन बनाना है। आप देख सकते हैं कि व्याकरण से वचन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वचन भी आप तैयार करिए कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं और किसी शब्द का वचन किस प्रकार से चेंज होगा। डिबिया का बहुवचन बताना है, तो डिबिया का बहुवचन जो होता है वो होता है डिबिया। आगे है संधि विच्छेद से रमेश का संधि विच्छेद बताना है, तो रमेश का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पहला नंबर रमा जमा ईश। और ये संधि कौन सी होगी, गुण संधि, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, रमेश। तो जहां पर ए ओ या फिर ऊपर इस तरीके से जो रा की मात्रा होती है, ऐसे शब्द होते हैं गुण संधि के उदाहरण। इसके बाद पर्यायवाची शब्द को लेकर प्रश्न है। पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी जो गलत युग्म है उसको आपको बताना है। पहला है स्त्री और दुहिता, यानी स्त्री का पर्यायवाची दुहिता होता है या नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो दुहिता जो शब्द होता है वो पुत्री के लिए यूज होता है, यानी पुत्री का पर्यायवाची होगा, स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता है। जबकि जल और उदक ये दोनों पर्यायवाची हैं। चोर को मोषक भी कहते हैं, यानी इसका पर्यायवाची है। और नदी पुलंश है, वो भी आपका सही है। तो पहला जो है वो इसका सही पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो होगा पहला। इसके बाद आगे है एक प्रश्न जो कि वाक्य संरचना से है और वाक्य है पसंदीदा मिल गई पुस्तक उसकी। ऐसे जो प्रश्न है वो बहुत ही सरल है, आप ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से उनको सही संरचना उनकी लगा सकते हैं। अब इसका सही शब्द क्या बनेगा कि उसकी पसंदीदा पुस्तक मिल गई, उसकी पसंदीदा पुस्तक मिल गई। तो इस तरीके से इसको लगा देंगे सही क्रम में और ये आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। और इस तरीके से जब लगाएंगे तो इसका सही उत्तर आएगा पहला नंबर कि सबसे पहले आपको उसकी लिखना पड़ेगा और फिर यहाँ पर पसंदीदा, फिर पुस्तक, फिर मिल गई लास्ट में आपको आएगा। इसके बाद है वह पढ़ता है, वाक्य का काल बताइए, यानी काल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जानते हैं जिस वाक्य में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं ऐसा आता है, वो होता है वाक्य वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल का। आपको काल पता है, काल 3 प्रकार के होते हैं और इन सभी काल के भी प्रकार आपको जानना जरूरी है। इंग्लिश में इनके प्रकार 4 होते हैं, लेकिन हिंदी में अलग होते हैं। आपको उसको पता होना चाहिए कि भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं और वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो शब्द होता है वो होता है वादी, यानी जो मुकदमा दायर करता है उसे कहते हैं वादी। अभियुक्त वो होता है जिसके ऊपर मुकदमा दायर किया जाए। अधिवक्ता जानते हैं वकील को कहा जाता है जो आपका केस लड़ता है। इसके बाद प्रतिवादी जो इसके वाद में कुछ बोलेगा वो प्रतिवादी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो ये भी वाक्यांश से है और लिखा है कि जो कहा गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो कहा गया है उसके लिए शब्द होगा कथित।
जबकि जो पढ़ा गया है उसके लिए पठित हो जाएगा, प्रकाशन जिसका किया जाए वो प्रकाशित हो जाएगा, और जो लिखा जाए उसे लिखित कहेंगे। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा चौथा। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? और शुद्ध वाक्य जब आप इन चारों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो अगर हम बात करें गुरुजनों की श्रद्धा रखो, तो गुरुजनों की श्रद्धा यानी ये जो की लगा है वो गलत है। इसके बाद है गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, ये सही है। गुरुजनों पर श्रद्धा करो, करो यहाँ पर जो शब्द है वो गलत शब्द लगा हुआ है। फिर है गुरुजनों का श्रद्धा करो, तो यहाँ पर का गलत है। तो सही जो वाक्य होगा वो होगा दूसरा, कि गुरुजनों पर श्रद्धा रखो। अगला वाक्य है बाहरी किस प्रकार का विशेषण है? तो बाहरी, भीतरी, तिकोना, चौकोर, तिरछा, इस तरीके से जो शब्द होते हैं वो उदाहरण होते हैं गुणवाचक के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प। आगे जो प्रश्न है वो भी वाक्य संरचना से है। आप देख रहे हैं कि कितने सारे प्रश्न आए हैं वाक्य संरचना से। तो वाक्य संरचना में बिल्कुल वैसे ही आपको नियम बताया है कि सबसे पहले संबोधन, फिर कर्ता, फिर अधिकरण, फिर संबंध, इस तरीके से वाक्य संरचना की जाती है। तो आपको क्लास में भी बताया गया है कि सही संरचना किस प्रकार से बनती है। तो उस हिसाब से इसकी जब संरचना करेंगी तो इसका जो विकल्प होगा वो होगा चौथा विकल्प, कालिदास का नाम किसने नहीं सुना। इसके बाद अगला प्रश्न है कहे खेत की सुने खलिहान की, इसका सही अर्थ बताना है। ये एक लोकोक्ति है और इसका सही अर्थ जो होता है वो होता है कहा गया कुछ और समझा गया कुछ। तो इसका विकल्प जो होगा वो पहला हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है श्वेता बहुत धीरे दौड़ती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो वाक्य में क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया क्या है? दौड़ना। तो दौड़ने की विशेषता क्या है कि किस प्रकार से दौड़ती है? बहुत धीरे। तो उस हिसाब से इसके विकल्प के अनुसार यहाँ पर बहुत शब्द जो होगा वो क्रिया विशेषण होगा, जबकि यहाँ पर बहुत धीरे शब्द भी लिखा हो सकता है या धीरे दिया जा सकता है, तो ये सभी होंगे क्रिया विशेषण शब्द। जबकि श्वेता क्या होगा? यहाँ पर संज्ञा शब्द है, दौड़ना क्रिया शब्द है और बहुत धीरे जो है ये क्रिया की विशेषता है, तो क्रिया विशेषण शब्द होंगे। आगे प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को लेकर, वह सारा दिन कम्बल रहा। अब इसकी जगह पर दिए गए शब्दों को आपको प्रयोग करना है कि कौन सा शब्द सही होगा। सारा दिन कम्बल धुनते रहा, सारा दिन कम्बल ओढ़े रहा, सारा दिन कम्बल पहने रहा, सारा दिन कम्बल ढकते रहा। तो कम्बल को ओढ़ना शब्द जो होगा उसके लिए वो उपयुक्त होगा कि सारा दिन कम्बल ओढ़े रहा। तो यहाँ पर ओढ़े रहा सही शब्द होगा और इस तरीके से इसका विकल्प जो होगा वो होगा दूसरा। अगला प्रश्न है इस समय घर में अंधेरा है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो अंधेरा शब्द जब होता है तो उसको छाया शब्द उसके लिए प्रयोग होता है, इसलिए इसका विकल्प जो होगा वो पहला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न में वाक्य शुद्धि से फिर से एक प्रश्न है और आप देख सकते हैं कि वाक्य जो है वो एक ही वाक्य को 4 तरीके से लिखा गया है और आपको सही वाक्य की पहचान करना है। तो वाक्य है औरतें खाना खाती हैं, दूसरा है औरतें खाना खाती हैं। तो यहाँ पर जो खाती हैं वो गलत है में बिंदी लगेगी, खाती में नहीं लगेगा। फिर है औरतें खाना खाती है, अब ये है जो लिखा है ये गलत लिखा है क्योंकि यहाँ पर है में बिंदु होना चाहिए। अगला है औरतें खाना खाती है, तो यहाँ पर भी एक वचन के रूप में लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। सही वाक्य होगा औरतें खाना खाती हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा गया है क्रिया से प्रश्न है और क्रिया बतानी है प्रेरणार्थक क्रिया। यदि मुख्य क्रिया में वाना शब्द लगा दिया जाए या फिर आना शब्द लगा दिया जाए तो वो बन जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। और इस तरीके से ये जो शब्द होगा वो होगा यहाँ पर जिताना, उसने मुझे मैच जितवाया या उसने मुझे मैच जिताया। तो ये शब्द जो है वो है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण।
इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में फिर से वाक्य संरचना से प्रश्न है, यानी वाक्य संरचना से आप देख सकते हैं कि अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। और वाक्य है राधा है तेज दौड़ती, और ये बहुत सरल है। आप जानते हैं सबसे पहले कर्ता होगा, तो सबसे पहले हम राधा लिखेंगे। जो विकल्प है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन से विकल्प में पहला लिखा हुआ है, वो है ये दो विकल्प, तो ये तो गलत ही हो जाएंगी पूरी तरीके से। इसके बाद है राधा तेज दौड़ती है, इसके बाद में तेज शब्द आएगा, तेज तीसरे नंबर पे है, तो एक के बाद हमारा कौन सा आएगा, तीसरा। इस तरीके से आपका दूसरा विकल्प सही हो जाता है कि राधा तेज दौड़ती है। फिर वाक्य संरचना से एक प्रश्न है और वाक्य है हिंदी देवनागरी लिपि में जाती है लिखी, तो ये बिल्कुल सही है। और क्रम संख्या 1 और 2 के बाद आपको वाक्य संरचना बताना है, तो हिंदी देवनागरी इतना तो आपको लगाना ही है। इसके बाद आपको किस तरीके से व्यवस्थित करना है, हिंदी देवनागरी लिपि में, तो तीसरा आ जाएगा ये सबसे पहले। तो देखते हैं किस विकल्प में पहले तीसरा लिखा है, तो इन 3 विकल्प में लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, तो ये विकल्प गलत होगा। इसके बाद है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी ये आपका 6वां नंबर आएगा। तो तीसरे के बाद किस विकल्प में 6वां क्रम दिया है, इसमें नहीं है, ये कट जाएगा। और ये 2 बचे हमारे पास। इसके बाद लिखी जाती है, तो चौथा और फिर 5वां, तो 4 और 5 इसके बाद आएंगे। दूसरे विकल्प में लिखा है 4 5, जबकि यहाँ पर लिखा है 5 और 4 उल्टा लिखा है, तो इसका विकल्प जो होगा वो होगा दूसरा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से क्रम आप बता सकते हैं, और सरल वाक्य है, कोई मुश्किल नहीं है, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं कि सही वाक्य क्या बनेगा। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण का कौन सा उदाहरण है, ये बताना है आपको। तो अघोष वर्ण वो होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण होता है और दूसरा वर्ण जो होता है प्लस आपके ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं अघोष वर्ण। तो इसमें पहला दूसरा और ऊष्म व्यंजन ही उदाहरण होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो सा है वो कौन सा है, ऊष्म व्यंजन आता है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर। ला की बात करें तो ये तीसरा वर्ण कहलाएगा, और वह जो है वो है अंतहस्थ व्यंजन, तो अंतहस्थ भी इसका उदाहरण नहीं होते हैं, और या भी अंतहस्थ है। तो इस तरीके से सा जो लिखा हुआ है वो है अघोष वर्ण का उदाहरण। इसके बाद अगला प्रश्न जो है जो वो वाक्य शुद्धि से लेकर है, तो हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होनी चाहिए, होनी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये गलत हो गया। फिर हमारी परीक्षाओं की माध्यम हिंदी होना चाहिए, तो जो की लगा है वो यहाँ पर की नहीं का होना चाहिए, इसलिए ये वाक्य भी गलत हो गया। फिर तीसरा विकल्प है हमारी परीक्षाओं की माध्यम हिंदी होनी चाहिए, यहाँ पर भी की लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये दोनों लगभग एक ही वाक्य दिए हुए हैं, शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। इसके बाद चौथा वाक्य जो है हमारी परीक्षाओं का माध्यम हिंदी होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही और शुद्ध वाक्य बनेगा। अगला वाक्य जो है या प्रश्न जो है वो है संक्षिप्त का विलोम शब्द बताइए। तो संक्षिप्त किसी चीज को छोटे रूप में बताना, तो इसका जो उल्टा हो जाएगा, जो विलोम शब्द होगा वो होगा विस्तृत, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म। अगले प्रश्न की ओर देखें तो अगले प्रश्न में फिर से वाक्य शुद्धि से लेकर प्रश्न पूछा गया है, और वाक्य है वह डरते डरती घर में घुसी। तो ये आप पढ़ के ही आपको हंसी आ रही होगी कि वह डरते डरती घर में घुसी। फिर है वह डरते डरते घर में घुसी, यानी ये वाक्य सही है। आगे भी देख लेते हैं, वह डरती डरते घर में घुसी, बिल्कुल नहीं, डरते डरते होता है, ना कि डरती डरती होता है, तो ये यहाँ पर वाक्य जो होगा वो दूसरा सही होगा। 33 जो प्रश्न है 33 नंबर का, उसमें भी वाक्य शुद्धि से प्रश्न है। यह लोग क्या कहता है, यह लोग क्या कहते हैं, ये लोग क्या कहता है, और ये लोग क्या कहते हैं। तो अगर कर्ता के लिंग वचन और क्रिया का अन्वय देखा जाएगा तो इसका विकल्प जो है वो है चौथा विकल्प सही। फिर अगला वाक्य है नदी बहती है धीरे, इसको भी आपको सही वाक्य संरचना बताना है। तो सबसे पहले कर्ता यानी नदी पहले नंबर पर, कौन कौन से विकल्प में पहला है, ये दोनों विकल्प है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। नदी धीरे बहती है, तो दूसरे नंबर पर ये आना चाहिए धीरे शब्द, यानी चौथा क्रम आना चाहिए, तो चौथा दोनों में ही लिखा है। आगे करते हैं धीरे बहती है, यानी तीसरे नंबर पर बहना आना चाहिए, दूसरा विकल्प जो है। और इस तरीके से ये तीसरा विकल्प हो जाएगा, पहला चौथा दूसरा और तीसरा, और वाक्य सही बन जाएगा नदी धीरे बहती है।
अगला वाक्य तद्भव और तत्सम से पूछा गया है। इसमें बताना है जो तत्सम शब्द नहीं है, यानी तद्भव होगा वो शब्द। और घोटक जानते हैं घोड़ा का पर्यायवाची है, ये घोड़ा का तत्सम रूप होता है घोटक। चक्र भी तत्सम शब्द है। गृह जो जिसमें ये री शब्द लगा होता है वो सभी शब्द ज्यादातर आपके तत्सम ही होते हैं। और शब्द जो बचा है वो है चना, तो चना यहाँ पर तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है चढ़क। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा। आगे बात करें अगले प्रश्न को, तो यहाँ पर लिंग से प्रश्न पूछा गया है। लिंग बताना है स्त्रीलिंग रूप, और जब लिंग वाले प्रश्न आपको करना है तो आप उसका सेंटेंस बनाकर देख लिया करिए कि किस तरीके से वहां पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का यूज होगा। अगर हम घाटा शब्द से कोई वाक्य बनाए तो घाटा हो गया, क्या लिखते हैं इसके साथ, हो गया। घाव भर गया, घटा छा गई, घाघरा आ गया, यानी किसी का घाघरा चोली जो पोशाक होती है वो आ गया बोलते हैं कि आ गया, वो ले आए उसको। तो आप देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग किस रूप, कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में यूज हुआ है, वो है घटा शब्द। सभी आप पुल्लिंग में देख सकते हैं कि पुल्लिंग में यूज हो रहे हैं, लेकिन घटा है छा गई, यानी स्त्रीलिंग शब्द घटा होगा। तो इस तरीके से जो लिंग से संबंधित प्रश्न है उनको आप एक यानी उस शब्द से एक वाक्य बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद संधि विच्छेद से है, और संधि किसका बताना है, सडानन। सडानन को जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा सट जमा आनंद, लेकिन यहाँ पर भी सट लिखा हुआ है और यहाँ पर, तो व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। और व्यंजन संधि के जो पहला शब्द होता है उसके लास्ट में हलंत जरूर होता है, नहीं तो हलंत नहीं होगा तो वहां वो वर्ण जो होगा उसमें स्वर आ जाएगा, फिर वो उसका सही संधि नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जिसमें हलंत लगा है वो वाला विकल्प होगा सट जमा आनंद। और टा जो होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा यदि उसके बाद कोई भी स्वर आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी पर्यायवाची बताना है और पर्यायवाची में वो युग्म शब्द देखना है जिसके पर्यायवाची सही नहीं है। तो गंगा मंदाकिनी होता है, बिल्कुल सही है। सरस्वती का पर्यायवाची भारती भी होता है। यमुना का जानवी, जानवी नहीं होता है यमुना का, यहाँ पर जानवी जो है वो गंगा का पर्यायवाची होगा, इसलिए सही विकल्प जो होगा वो तीसरा होगा, पृथ्वी इला। तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर तीसरा जो विकल्प है वो गलत लिखा हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पति का पर्यायवाची है। और पति का जो पर्यायवाची होता है वो होता है भर्ता। विधाता, विभु, भार्या ये नहीं होते, भार्या जो होगा वो पत्नी का होगा, पति का नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा। पति के और भी पर्यायवाची यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, भर्ता, वल्लभ, स्वामी, प्राणाधार, प्राण प्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, ये सभी पति के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द भी आपको याद करने चाहिए क्योंकि इससे भी आपने देखा कि कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाक्य शुद्धि से है, एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। क्रिकेट में हमारी टीम के जीत हुए, आप पढ़ के ही लग रहा है कि गलत है ये। क्रिकेट में हमारी टीम की जीत हुई, ये बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्या गलती है। क्रिकेट में हमारी टीम का जीत हुई, टीम के लिए की शब्द आएगा तो ये गलत हो गया। क्रिकेट हमारी टीम के जीत हुए, यहाँ पर के नहीं आएगा, इसलिए इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा दूसरा विकल्प। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो शत्रु ने तुरंत हथियार दिए, रिक्त स्थान भरना है। तो इसको आप ये दिए गए शब्दों को रखकर यहाँ पर देख सकते हैं कि सही शब्द क्या होगा। शत्रु ने तुरंत हथियार रख दिए, शत्रु ने तुरंत हथियार गिरा दिए, शत्रु ने तुरंत हथियार उतार दिए, शत्रु ने तुरंत हथियार डाल दिए। तो हथियार डालना होता है, सही शब्द जो होगा इनमें से वो होगा चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है अनामिका बहुत तेज चलती है, इसमें भी आपको क्रिया विशेषण बताना है। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया शब्द है चलना और चलती कैसे है, बहुत तेज। तो बहुत तेज जो होगा वो होगा क्रिया विशेषण। दूसरा विकल्प में लिखा है बहुत तेज, तो इसका उत्तर दूसरा विकल्प हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है युक्ति सफल होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर होता है वो होता है गोटी बैठाना। जैसे आप लोग बचपन में खेलते होंगे कंचों से, तो उसमें जो गोटी लग जाती है तो वही अर्थ वहां पर आप देख सकते हैं कि युक्ति सफल होना, यानी आपका सही निशाना लग गया। इस तरीके से इस शब्द को याद कर सकते हैं कि युक्ति सफल होने का मतलब गोटी बैठाना। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है? अभी आपको बताया था प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो मुख्य क्रिया में वाना या फिर आना शब्द लगाकर बनाई जाती हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो धुलाना जो शब्द है वो होगा इसका सही विकल्प, कि वह मुझसे कपड़े धुलवाता है या धुलाता है, इस तरीके से वाक्य बनेगा। तो धुलाना जो होगा वो होगा प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण। इसके बाद फिर से बहुवचन शब्द पूछा गया है, यानी वचन से प्रश्न है। तो चिड़िया का जो बहुवचन होगा वो दूसरे नंबर पर चिड़िया होगा। सधर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सधर्म का सही संधि विच्छेद होगा सत्य जमा धर्म, पहला जो विकल्प है। अब ये जो ता होता है वो यदि उसके बाद कोई व्यंजन आता है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ये ता जो है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है, तो ये इसलिए यहाँ पर ये ता दा में बदल जाता है और सही संधि हो जाती है सधर्म। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो भी वाक्य संरचना से है। सही संरचना आपको बतानी है। संरचना आप उस नियम को जो बताया गया है, जो क्लास में आपको बताया गया है, उसको याद रखिए और वाक्य संरचना से जितने भी प्रश्न होंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं, कि सिर्फ आपको संरचना याद रखना है। तो जो क्लास में बताया गया है आपको उसकी संरचना आप बस याद कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका जब हम सही तरीके से इसको संरचना देखेंगे तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा चौथा विकल्प, मेरी बहुमूल्य घड़ी नहीं मिल रही है, इसका सही क्रम होगा। फिर अगला प्रश्न जो है वह आए तब मैं पढ़ूं, ये यहाँ पर पढ़ूं शब्द होगा। तो ये काल से प्रश्न है और ऐसे जो विकल्प होते हैं या उदाहरण होते हैं वो होते हैं हेतु हेतु मद भविष्यत के। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा तीसरा विकल्प, क्योंकि हेतु हेतु मद का मतलब होता है कंडीशनल सेंटेंस जिसमें कोई कंडीशन दी होती है। जब वह आएगा तभी मैं पढ़ूंगा, यानी कंडीशन लगी हुई है और ये भविष्य की कंडीशन है, इसलिए हेतु हेतु मद भविष्यत का ये उदाहरण होगा। फिर अगला जो प्रश्न है वो वाक्य शुद्धि से लेकर है। वह आज आवेगा, वह आज आएगा, वह आज आएगा, वो आज आएंगे। तो यहाँ पर वे आज आएगा, यहाँ पर बहुवचन शब्द लिखा है कर्ता और क्रिया जो है वो एक वचन में लगी हुई है। जबकि पहला जो है वो आवेगा शब्द गलत है, वह आज आएगा बिल्कुल सही है, वो आज आएंगे ये गलत है। वे आज आएंगे यहाँ पर होना चाहिए, वो नहीं शब्द लिखते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा तीसरा। आगे अगला प्रश्न है जो कि 50वां प्रश्न है, जो कम जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जो कम जानता है उसको कहते हैं अल्पज्ञ। बहुज्ञ इसका उल्टा हो जाएगा, जो अधिक जानता है या जो बहुत जानता है उसे हम बहुज्ञ कहेंगे। अज्ञ जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं और जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा विकल्प। तो आज इस वीडियो में हमने हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों को डिस्कस किया है और देखा है कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हिंदी भाषा से लेकर। और आगे की जो 50 प्रश्न है वो अगली वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो 50 प्रश्न इस वीडियो में है, 50 प्रश्न इसके आगे के जो होंगे वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आपने देखा है कि वाक्य संरचना से काफी प्रश्न पूछे गए हैं और वाक्य संरचना के जो प्रश्न होते हैं वो आपको मुश्किल लग सकते थे, लेकिन अब आपको पढ़ा दिया गया है, आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से उसका नियम होता है। बस नियम को याद रखकर आप उसको कर सकते हैं। बाकी लिंग वाले हैं उनको वाक्य में पिरो सकते हैं और वाक्य में जब वो आप लगाएंगे उन शब्दों को तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग की तरीके से यूज हो रहा है शब्द या फिर पुल्लिंग की तरीके से। बेसिक हिंदी ग्रामर के प्रश्न पूछे गए हैं, आपने देखा है बहुत कठिन नहीं है। तो आप अभी भी बचे हुए समय में जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस विषय से या किस तरीके के ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस तरीके से और अभ्यास आप लोग कर सकते हैं। और एसएससी जीएसटी का जो एग्जाम है वो 16 अक्टूबर को होने वाला है, लेकिन आगे इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो भी होगी, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा, जिसकी तैयारी आपको इस प्री परीक्षा से भी अधिक मेहनत से करनी पड़ेगी।
तो यदि आप एसएससी जीएसटी का ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं और आई एग्जाम बी से जुड़ना चाहते हैं तो आप आई एग्जाम बी के साथ जुड़ सकते हैं। इस कोर्स से जुड़ने पर आपको वीडियो लेसन्स मिलते हैं, स्टडी नोट्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, लाइव क्लासेज आपको दी जाती हैं और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जो गाइडेंस है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे फैकल्टी जो है वो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, उनको अपने विषय का पूर्ण नॉलेज है और वो आपको हर तरीके से गाइड करने का प्रयास करते हैं। इस कोर्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028 या फिर हमें ईमेल लिख सकते हैं।